हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को हमारा नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया है जो 1 फरवरी से आपका स्टार्ट किया गया है। ज़्यादा टाइम अभी तक नहीं हुआ है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। 2021 में आप इन एग्जाम्स में किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज आपकी तैयारी कराना शुरू कर दी है। ये सेल बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। सेल बायोलॉजी में आज हम बात करने वाले सेल बाल। सेल वाल क्या होती है और इसकी संरचना कैसे बनती है, पूरा डिटेल से बताएंगे। यदि आप नीट का भी एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे यदि सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही डिटेल से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आपने अभी तक बायोलॉजी का सिलेबस नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक बार जरूर देखें उस वीडियो को, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आपको बायोलॉजी में 2021 एग्जाम को पास करने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप CP नेट की तैयारी कर रहे हो, VHU, GSPM, पैरामेडिकल, RUHS, BSc नर्सिंग, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस चेक करना होगा। सिलेबस जरूर देखिएगा। और कल हम आपके लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आ रहे हैं, आपको पहले से ही हम सूचित कर देते हैं, क्योंकि आप लोग फिर भूल जाते हो। तो फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस हम आपको संडे को यानी कल बता देंगे कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिए टॉपिक वाइज। ऑप्शन से कुछ नहीं होगा, या जब तक आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ऑप्शन अच्छे से नहीं लगा पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करती हूँ हम कि अच्छे से टॉपिक क्लियर कीजिए, जिससे आपका 2021 में सिलेक्शन जरूर हो जाए। सेल बायोलॉजी में ये इसका पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 1, 2, 3 हम आपके लिए अपलोड कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखे तो एक बार उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि हमने बहुत ही बेसिक तरीके से सेल बायोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है और आपको उन वीडियो से बहुत ज़्यादा जानकारी भी प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते आज इस वीडियो को और बात करते सेल वाल क्या होती है, विद फिगर के साथ हम आपको बताने वाले। तो वीडियो को एंड तक देखें, आज आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीख कर जाओगे। और आशा आपसे यही करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे 1000 सब्सक्राइब जल्द ही हो जाए, जिससे हमारी लाइव क्लास भी स्टार्ट हो जाए आपके लिए। लाइव क्लास हम जल्द ही स्टार्ट करने वाले, पर वजह क्या है, जब तक 1000 सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक लाइव क्लास नहीं चलेगी। तो आशा हम आपसे यही करती हूँ कि आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करोगे और जल्द ही हमारे 1000 सब्सक्राइब कराने की कोशिश करोगे। आप ही ये काम कर सकते हो, हमारे हाथ की बात नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे आपकी लाइव क्लास भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए। और ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम आपको लाइव में ही कराएंगे, जिससे आपको पढ़ने में मजा आए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेल वाल। और एक बात आपसे और बोलना चाहते हैं कि BHU का जो एग्जाम है वो आपका जल्दी ही आने वाला है, तो आप तैयारी में लग जाइए। यदि आप BHU का टेस्ट देना चाहते हो 2021 में, इसका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और प्लस नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। GSPM का पेपर है वो भी दोनों में आता है, CP नेट का जो पेपर है वो भी दोनों भाषाओं में आता है। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सेल वाल। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं सेल बाल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होती है वो ओनली पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पादप की कोशिका में ही पाई जाती है। पादप की कोशिका क्या होती है, जैसे सबसे पहले उसमें प्लाज्मा झिल्ली होगी और प्लाज्मा झिल्ली के ऊपर यानी कोशिका झिल्ली के ऊपर ही कोशिका भित्ति चढ़ी होती है। क्या चढ़ी होती है? कोशिका भित्ति होती है। ओनली वो केवल पादप की कोशिका में ही पाई जाती है, ये जंतु की कोशिका में नहीं होती है। इस बात को आप लोग ध्यान से सुनना और बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं। तो जो कोशिका भित्ति होती है वो किस में पाई जाती है? वो ओनली पादप कोशिका में पाई जाती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बाकायदा, आपको दिखाई दे रहा होगा। और इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पौधे जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाते हैं। पौधे जीव झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। पौधे में जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसके बाहर जो भी दृढ़ निर्जीव कैसी होती है, एक बात ध्यान रखें, कोशिका भित्ति जो होती है वो निर्जीव होती है, निर्जीव पदार्थों से बनी होती है। निर्जीव आवरण को ही कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी।
कोशिका भित्ति की जो खोज की गई थी सबसे पहले वो किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, जिन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। कब की थी, 1665 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा सबसे पहले पादप में निर्जीव कोशिका को देखा गया था और इन्होंने इस सेल वाल की खोज की थी। ठीक है, तो पादप में जो जीव द्रव्य झिल्ली होती है उसके बाहर जो दृढ़ एक निर्जीव आवरण चढ़ा होता है उसे ही हम कोशिका भित्ति यानी सेल वाल कहते हैं, CW कहते हैं। कोशिका भित्ति में केवल पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति होती है वो केवल किस में पाई जाती है, तो वो पादपों में पाई जाती है और ये जंतु की कोशिका में नहीं होती है। चलिए, पॉइंट इंपोर्टेंट है, याद करना। देखो जो भी पॉइंट हम आपके लिए लेकर आते हैं सभी इंपोर्टेंट है। आगे देखते पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह पादप को सुरक्षा एवं निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो पादपों को सुरक्षा प्रदान करती है, जो पादप की कोशिका होती है उसको सुरक्षा प्रदान करती है, प्लस उसके साथ साथ ही उसका कार्य ये भी होता है कि वह निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करती है कोशिका को। तो ये इसका कार्य है क्या, परंतु ये निर्जीव होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है, निर्जीव होती है और वो पादपों को क्या प्रदान करती है, आकार और आकृति प्रदान करती है, शेप एंड साइज प्रदान करती है, साथ ही साथ उसके सुरक्षा भी उसको देती है, उसको सुरक्षा भी प्रदान करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य होती है, सेमी परमेबल होती है और इसमें जल, प्रोटीन आदि सूक्ष्म कणों को होकर प्रभावित हो सकते हैं। अर्ध पारगम्य का मतलब होता है यानी आधे कुछ अणु उसमें अंदर प्रवेश कर सकते हैं, कुछ उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जैसे कि जल और प्रोटीन इसके आदि सूक्ष्म कण इसमें से होकर प्रभावित हो सकते हैं यानी कि जा सकते हैं। तो इसलिए कोशिका भित्ति को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखें और नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते जाएं। बात करते हैं पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज व हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पेक्टिन पदार्थ आदि की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्स के लिए। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन और पेक्टिन नाम के पदार्थ की बनी होती है। अभी हम आपको बताएंगे कि फल जो पक जाते हैं तो वो मुलायम क्यों हो जाते हैं, किसके कारण ऐसा होता है, ये हम आपको लास्ट में बताएंगे चल के। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे साथ। तो पादप की कोशिका भित्ति आपको पता चल गई। पादप की कोशिका भित्ति है वो सेलुलोज की बनी होती है, हेमीसेलुलोज, उसमें लिग्निन नाम का पदार्थ होता है और पेक्टिन नाम का भी पदार्थ पाया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको ज्यादातर जो मिलता है वो सेलुलोज भी मिलता है कभी कभार देखने को, हेमीसेलुलोज भी आपने देखा हुआ, लेकिन आगे चल के आपको लिग्निन और पेक्टिन भी मिल सकते हैं। तो आप इन चारों पदार्थों को अच्छे से याद कर लें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी की कोशिका भित्ति यानी पादप की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, तो उसी प्रकार से कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये क्वेश्चन हम आपको पीछे भी वीडियो में बता चुके थे, लेकिन हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा है और कोशिका भित्ति सभी की लिखा रहे थे तो हमने सोचा इसे भी बता दिया जाए दोबारा से। जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है, जो प्रोटीन, लिपिड व पॉलीसैकेराइड का बना होता है। इसमें जो ये पदार्थ जो है पॉलीसैकेराइड, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें प्रोटीन होती है, लिपिड होता है यानी वसा होती है और पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। इसमें दो रासायनिक घटक होते हैं। जीवाणु की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें दो रासायनिक घटक भी पाए जाते हैं। कितने रासायनिक घटक, दो रासायनिक घटक भी पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नेग और नेम। एक होता है नेग और दूसरा होता है नेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। बीएससी नर्सिंग की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सीपी नेट की तैयारी, उन सभी के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसे नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। पूछा जा सकता है कि कोशिका भित्ति में कौन से दो रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो एक होता है नेग, एक होता है नेम। नेग की फुल फॉर्म याद कर लें, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन।
एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। नेम की क्या होती है? तो एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, म्यूरेमिक एसिड। तो ये दोनों फुल फॉर्म अच्छे से याद कर ले। और ये दोनों पदार्थ, ये दोनों रासायनिक जो यौगिक हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। किसकी कोशिका भित्ति में? जीवाणु की कोशिका भित्ति में। जीवाणु की कोशिका भित्ति में दो रासायनिक घटक पाए जाते हैं, एक होता है नेग और दूसरा होता है नेम। ठीक है, अच्छे से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो देखिए अब हम बात करेंगे कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना कैसे हुई है, यानी कोशिका भित्ति कितनी परतों से मिलकर बनी हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो 4 परतों से मिलकर बनी है। कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति और मध्य पटेलिका। ये 4 से मिलकर बनी होती है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी, टेरेसरी और मिडल लेमिला, इन 4 परतों से कोशिका भित्ति की संरचना बनी होती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मध्य पटेलिका से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम कोशिका भित्ति से भी पूछा जाता है। तो इनको हम बहुत ही डिटेल से आपको बताएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको समझ में एक पॉइंट आ गया होगा कि कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है वो 4 परतों से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति, द्वितीयक, तृतीयक और मध्य पटेलिका, इन चारों से मिलकर बनी होती है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है और कैसे बनती है, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे, फिर उसके बाद द्वितीय, फिर तृतीय, फिर मध्य पटेलिका के बारे में बताएंगे। और मध्य पटेलिका से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसको जरूर एक बार देखिएगा। ठीक है, प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है इसे प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं और यह मध्य पटेलिका के दोनों ओर स्थित होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो मध्य पटेलिका के दोनों ओर स्थित होती है। जैसे देखो चित्र भी हम आपको आगे दिखाएंगे तब आपको और अच्छे समझ में आएगा, लेकिन हम थोड़ा यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे ये रहा मध्य पटेलिका, बीच वाली ये रही मध्य पटेलिका, और मध्य पटेलिका के दोनों ओर ही क्या होती है? हमारी प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। कौन सी कोशिका भित्ति? प्राथमिक कोशिका भित्ति। उसके तुरंत ही बाद द्वितीय कोशिका भित्ति। कौन सी कोशिका भित्ति होती है? द्वितीय कोशिका भित्ति। और बीच वाली जो संरचना होती है वो हमारी क्या होती है? प्राथमिक यानी मध्य पटेलिका होती है, जिसे मिडल लेमिला कहते हैं। तो जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसकी स्थिति क्या है? तो वो मध्य पटेलिका के दोनों ओर स्थित होती है। ये देखो प्राथमिक कोशिका भित्ति है और ये भी प्राथमिक कोशिका भित्ति है, तो इसके दोनों ओर स्थित होती है। ठीक है, मध्य पटेलिका का काम क्या होता है? इनका काम होता है इन कोशिकाओं को जोड़े रखना। इन कोशिकाओं को क्या करना? जोड़े रखना होता है। ठीक है, तो अभी हम डिटेल से आगे बात करेंगे, थोड़ा आप समझ लेना। तो यह मध्य पटेलिका के दोनों ओर स्थित होती है, जिसे प्राथमिक कोशिका भित्ति कहते हैं। ये कैसे मिलकर बनी होती है? तो इस भित्ति का जो निर्माण होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज तथा पैक्टिन तथा प्रोटीन से बनी होती है। जो प्राथमिक कोशिका भित्ति है उसमें सेलुलोज भी पाया जाता है, हेमीसेलुलोज भी पाया जाता है और पैक्टिन नाम का पदार्थ तथा प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी जा सकता है। ऊपर जो पॉइंट बताया ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी अच्छे से याद कर लें। बात करते आगे क्या लिखा है? प्राथमिक कोशिका भित्ति की तुलना में अधिक लचीली होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति की तुलना में अधिक लचीली होती है, इलास्टिक होती है। लचीली का मतलब होता है इलास्टिक। कैसी होती है? इलास्टिक होती है। और प्राथमिक कोशिका भित्ति द्वितीय कोशिका भित्ति की तुलना में लचीली होती है। पूछा जा सकता है कि द्वितीय कोशिका भित्ति कैसी होती है और प्राथमिक कैसी होती है, तुलना की जाए उसकी। तो प्राथमिक कोशिका भित्ति जो होती है वो लचीली होती है, जबकि द्वितीय कोशिका भित्ति इतनी लचीली नहीं होती है। चलिए अब बात करेंगे द्वितीय कोशिका भित्ति। देखते हैं द्वितीय कोशिका भित्ति क्या होती है। तो देखिए कोशिका भित्ति की जो द्वितीय कोशिका भित्ति है जो प्राथमिक कोशिका की प्राथमिक कोशिका भित्ति के तुरंत बाद होगी। प्राथमिक कोशिका भित्ति के तुरंत बाद कौन सी होगी? द्वितीय, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या होती है? किससे मिलकर बनी होती है? तो सेकेंडरी कोशिका भित्ति प्राथमिक तथा तृतीयक भित्ति से अधिक मोटी होती है। प्राथमिक जो कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति से प्लस तृतीय कोशिका भित्ति से द्वितीय कोशिका भित्ति जो होती है वो अधिक मोटी होती है। और इसके साथ साथ ये किससे मिलकर बनी होती है? तो ये सेलुलोज
सेलुलोज की मात्रा इसमें अधिक होती है और हेमी सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। जो द्वितीयक कोशिका भित्ति होती है इसमें सेलुलोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और जो हेमी सेलुलोज की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है। इसमें लिग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना पॉइंट को कि द्वितीयक कोशिका भित्ति में एक लिग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है। किस कोशिका भित्ति में? द्वितीयक कोशिका भित्ति में, जबकि प्राथमिक कोशिका भित्ति में यह पदार्थ नहीं था। द्वितीयक कोशिका भित्ति में एक लिग्निन नाम का पदार्थ पाया जाता है जो एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट यानी सैकेराइड ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तृतीय कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति क्या होती है? तो तृतीय कोशिका भित्ति है पतली और आंतरिक परत होती है। याद रखें, तृतीय कोशिका भित्ति ये संभव नहीं है, ये मतलब निश्चित नहीं है कि ये सभी कोशिकाओं में उपस्थित हो। तृतीय कोशिका भित्ति सभी कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होती है। कुछ कोशिकाओं में पाई जाती है, कुछ कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। कुछ सेल में होती है, कुछ सेल में नहीं होती है। तो आप इस बात को याद कर लें, जो तृतीय कोशिका भित्ति है वो पतली होती है और आंतरिक सबसे परत होती है, सबसे आंतरिक, क्योंकि द्वितीय कोशिका भित्ति के बाद आती है। ठीक है, यह जाइलन नामक पदार्थ से निर्मित होती है। जो तृतीय कोशिका भित्ति होती है वो जाइलन नाम के पदार्थ से निर्मित होती है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। जाइलन नाम का पदार्थ से कौन सी कोशिका भित्ति होती है? तो तृतीय कोशिका भित्ति निर्मित होती है। यह सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। यह मुख्य रूप से अनावृतबीजी वाहिनिकाओं में पाई जाती है। वाहिनिकाएं क्या होती है? तो वाहिनिकाएं ये जो होता है वो जाइलम ऊतक का प्रकार है। जाइलम ऊतक की जो कोशिकाएं उसमें एक कोशिका पाई जाती है वाहिनिकाओं नाम की। वाहिनिकाएं जो होती है वो जाइलम ऊतक में पाई जाती है कोशिकाएं, तो वो उसमें ये तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। उसी में ये तृतीय कोशिका भित्ति पाई जाती है और वो भी अनावृतबीजी पौधों में। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उन्हीं में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। कौन सी? तृतीय। और ये किस पदार्थ से मिलकर बनी होती है? तो ये जाइलन नाम के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। ये बहुत ही पतली होती है। ये संभव नहीं है कि ये सभी कोशिकाओं में पाया जाए। ये सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है और ये पाई जाती है तो आपको बता दिया हमने, अनावृतबीजी के वाहिनिकाओं में ये पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लेना। ठीक है, तो आपको प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय तीनों अच्छे से समझ में आ गई। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछना। ओके, चलिए अब बात करते हैं मध्य पटेलिका। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हो, हमने देखे भी है, तो आप अच्छे से इसको सुन लें। यह आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। मध्य पटेलिका जो होती है वो आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इसके दोनों ओर प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया था कि बीच में हमारी होती है मध्य पटेलिका और मध्य पटेलिका के जोड़ी जो इधर उधर जो कोशिका जो भित्ति होती है वो हमारी प्राथमिक भित्ति होती है। कौन सी भित्ति होती है? प्राथमिक भित्ति होती है। और बीच में कौन सी होती है? मध्य पटेलिका, जो क्या करती है? वो जोड़ने का कार्य करती है। जो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उनको जोड़ने का कार्य करती है। तो बीच में किस मध्य का मतलब क्या है? बीच में जोड़ने का काम करती है। एक पट्टी सी होती है जो जोड़ने का काम करती है, जिसे इंग्लिश में मिडिल लेमला कहा जाता है। Ca तथा मैग्नीशियम यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम याद कर ले। ये पूछा जाए कि मध्य पटेलिका किससे मिलकर बनी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट से ये मध्य पटेलिका मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्य पटेलिका का कार्य क्या होता है? तो ये आसपास की कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। बार बार हम इसलिए बोलते हैं कि इसको, जिससे आपको यही क्लास में ही याद हो जाए। ठीक है, यहीं पर याद करोगे और एक बार रिवाइज करोगे तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि मध्य पटेलिका में क्या क्या पाया जाता है। तो मध्य पटेलिका में गोंद होता है जिसे गम कहते हैं, म्यूसिलेज होता है पदार्थ, क्यूटेन होता है, सुवेरिन नाम का पदार्थ होता है, मोम पाई जाती है, टेनिन होता है और रेजिन नाम का पदार्थ भी पाया जाता है। मध्य पटेलिका जो होती है उसमें गोंद होता है, गम जिसे कहते हैं, एक क्यूटेन नाम का पदार्थ होता है, एक सुवेरिन नाम का, मोम, टेनिन और रेजिन नाम का पदार्थ पाया जाता है। अब बात करते हैं कि मिडिल जो प्लेट है, जो मध्य पटेलिका है, उसका निर्माण कैसे हुआ है। तो मध्य पटेलिका की जो उत्पत्ति है, जो ओरिजिन है, वो सेल प्लेट से होती है। सेल प्लेट से मिडिल प्लेट का निर्माण होता है, यानी मध्य पटेलिका का निर्माण हुआ है।
सेल प्लेट जो होती है उसी से धीरे धीरे विभाजन यानी कि वृद्धि होते, जब सेल प्लेट वृद्धि करती है तो मिडिल प्लेट का निर्माण होता है। अब बात आई कि सेल प्लेट का निर्माण किससे होता है, तो सेल प्लेट का जो निर्माण होता है वो फ्रेगमोप्लास्ट से होता है। हम यहाँ पर लिख ही देते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट नाम से एक पदार्थ होता है जो किससे मिलकर बना, तो वो ये जो कोशिकाएं होते हैं हमारे गोल्गी का प्लस अंतःप्रदभी जालिका, उन्हीं के कणों से, उन्हीं के टुकड़ों से आपस में मिलने से एक फ्रेगमोप्लास्ट नाम की संरचना बनती है, जिससे सेल प्लेट का निर्माण हुआ और सेल प्लेट से ही मिडिल प्लेट का निर्माण होता है, यानी मध्य पटलिका का निर्माण होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसे भी याद कर लेना। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सेल प्लेट की यानी मिडिल प्लेट का निर्माण कैसे हुआ है, यानी मध्य पटलिका का निर्माण कैसे होता है, तो आप बता सकते हो सेल प्लेट से हुआ है, जो किससे मिलकर बनी है, जो फ्रेगमोप्लास्ट से मिलकर बनी। अब फ्रेगमोप्लास्ट किससे मिलकर बना है, तो गोल्गी काय और अंतःप्रदभी जालिका के टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आपको इसका चित्र दिखाते हैं। इसका चित्र देखिए, अभी हमने आपको बताया था, तो देखो ये कोशिका भित्ति का चित्र है। कोशिका भित्ति की जो संरचना है, जो 4 परतें हैं, उन्हीं का ये चित्र है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर कि प्राइमरी वाल्व कहाँ होती है। प्राइमरी जो कोशिका भित्ति है यानी प्राथमिक जो कोशिका भित्ति है वो कहाँ पर होती है, तो देखो आपको ऊपर वाली संरचना में दिखाई दे रहा होगा, ये प्राइमरी वाल होती है, क्योंकि प्राइमरी वाल जो होती है वो सबसे पहले होगी। उसके बाद ये बीच वाली जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसका साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये आपको यहाँ पर नजर में आ रहा होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बीच में जो इसका भरा हुआ है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भरा हुआ है। और यहाँ पर सेकेंडरी वाल, ये जो उसके जस्ट प्राइमरी के बाद जो वाल आएगी वो कौन सी आएगी, कोशिका भित्ति जो आएगी वो सेकेंडरी होगी यानी द्वितीयक होगी। उसके बाद ये मिडिल लेमला, देखो मिडिल लेमला कहाँ होता है, तो मिडिल लेमला उसके बीच में प्राथमिक कोशिका भित्ति के इधर उधर जो होती है, प्राथमिक कोशिका भित्ति एक इधर होती है एक इधर होती है, बीच में क्या होती है हमारी मिडिल लेमला, क्या होती है मिडिल लेमला। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये आपको सेकेंडरी वाल दिखाई दे रही होगी मल्टी लेयर्ड, जो बहुत ज़्यादा। एक बात याद रखिए, जो सेकेंड सेल वाल होती है, सेकेंड जो वाल होती है वो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है, वो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 2 3 यानी ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। कौन सी, सेकेंडरी वाली। और ये प्राइमरी वाल है, ये उसका मिडिल लेमला है। जब इसको खोलकर देखते हैं तो इस प्रकार से ये दिखाई देती है। ये इसका मिडिल वाल है जो बीच वाली, और इसके तुरंत बाद में प्राथमिक कोशिका भित्ति फिर होगी इधर साइड, और इधर जो आपकी होगी वो द्वितीयक होती है। उसी के अंदर बहुत पतली लेयर जो होती है वो यानी तृतीयक होती है, जो उसका बहुत ही कम भाग होता है, किसी में हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर नोटिस यानी दिखाई नहीं दिया हुआ आपको है। तो आपको पता चल गया होगा कि सेकेंडरी कहाँ होती है और प्राइमरी कहाँ होती है, प्राइमरी सेल वाल कहाँ होती है और सेकेंडरी कहाँ पर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आपको पता चल गई। आपको यहाँ पर नजर में आ रहा होगा कि एक कोशिका भित्ति दूसरी कोशिका भित्ति से कैसे जुड़ी हुई है, तो वो आपको साइटोप्लाज्म यानी कि मिडिल लेमला के द्वारा जुड़ी। देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये बीच में तीनों कोशिका भित्ति आपस में जुड़ी है, वो किसके द्वारा जुड़ी है, मिडिल लेमला के द्वारा जुड़ी हुई है। और जो सेकेंडरी वाल होती है वो मल्टी लेयर होती है, इस बात को आप ध्यान रखें। सेकेंड वाल जो होती है, जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, वो बहुत सारी परतों से मिलकर बनी होती है। तो आई होप आपको ये चित्र अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको याद रहेगा, यदि आपने ये चित्र थोड़ा अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमने आपको बताए थे कि मध्य यानी जो फल होता है वो कोमल क्यों होता है, मुलायम क्यों होता है। तो 2 क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लें, हम आपको इनका आंसर भी बताएंगे। और 1-2 क्वेश्चन हम घर के लिए देंगे, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। मध्य पटलिका की उपस्थिति के कारण फल कैसा होता है। यदि मध्य पटलिका की उपस्थिति उस फल में है तो उस फल कैसा होगा, उस फल की यानी उसकी फल कैसा, कठोर होगा या कोमल होगा। दूसरा क्वेश्चन है, यदि फल में मध्य पटलिका
ना हो तो कैसा होगा। तो देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको बताते हैं। ये देखो फल में मध्य पटल का है, यदि मध्य पटल का मिडिल लेमड़ा उपस्थित है तो फल वह कठोर होगा। कैसा होगा? कठोर। आपने आम देखा होगा, बहुत सारे फल देखे होंगे, यदि उसकी मध्य पटल का बहुत ज़्यादा यानी मध्य पटल का यदि उसमें उपस्थित है तो वह फल कठोर होता है। और यदि वो मध्य पटल का अपने आप घुल जाती है, धीरे धीरे जब वह घुल जाती है तो वह फल हमेशा कोमल रहता है, यानी मुलायम हो जाता है। तो मध्य पटल का यदि है तो कठोर होगा, मध्य पटल का यदि नहीं है तो फल जो होता है वो कोमल हो जाता है। कैसा हो जाता है? कोमल हो जाता है। तो दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद कर लें। मध्य पटल का यदि किसी फल में उपस्थित है तो वह कठोर होता है, और यदि नहीं है तो वह कोमल होता है। ठीक है, अब हम आपके लिए 2 क्वेश्चन लेकर आए, उनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखते। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको आंसर देना होगा कि प्राथमिक कोशिका भित्ति किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। प्राथमिक कोशिका भित्ति किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है। और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा कि द्वितीय कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या होता है। द्वितीय कोशिका भित्ति में और पदार्थ क्या पाया जाता है, जो अभी हमने आपको समझाया हुआ था। एक क्वेश्चन का आंसर और देना है आपको। प्राथमिक कोशिका भित्ति जो जीवाणु में कौन से 2 रासायनिक घटक पाए जाते हैं। जीवाणु जो होता है उसकी कोशिका भित्ति जो किन 2 रासायनिक घटकों से मिलकर बनी होती है, उनके रासायनिक नाम बताने होंगे, प्लस उनकी फुल फॉर्म भी आपको बतानी होगी। ठीक है, तो आप तीनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं, जिससे हमें भी पता चले कि हम आपके लिए कैसा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। और भी कोशिश जो आप यदि आपको समझ में कम आ रहा हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम और समझाने की कोशिश करेंगे और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि आपको बहुत ही बेहतरीन पढ़ाया जाए। तो हम आपसे ऐसा यही करती हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताएं, जिससे उनको भी फ़ायदा हो 2021 एग्जाम में पास करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस लेकर आएंगे, उसे देखना बिल्कुल भी न भूलें। तो वीडियो कैसी लगी इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।